हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के एमसीक्यूज़ की। बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, उनको भी मैंने इंक्लूड करा है। कुछ हायर लेवल के भी हैं, आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। एंड PYQ को भी इंक्लूड किया गया है सो दैट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, एक मिक्स क्वेश्चन का सेट रहे जहाँ पर आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर मॉडरेट और हायर लेवल तक आपके क्वेश्चंस जाएं। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो प्लीज़ एक बार आप जेन्युइन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। गठिया के जोड़ों में जो दर्द है उसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो घुटने वगैरह में जो जॉइंट्स में जो पेन होता है वो यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि गति के विस्तार को कम कर देगा क्या, और इससे कमजोरी का कारण बनता है क्या। तो जल्दी से बताओ कॉमेंट्स में क्या होगा इसका आंसर। और आउट ऑफ 30 आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताना। तो दोनों ही होगा। यूरिक एसिड के जमाव की वजह से जो गठिया जोड़ जो जॉइंट्स होते हैं, जिनको हम जॉइंट्स बोलते हैं, घुटने वगैरह में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो इससे जो गति का विस्तार है वो भी कम होता है और कमजोरी का कारण भी बनता है। निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नवीन और आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये किशोर अवस्था है, तनाव तूफान की अवस्था है स्टैनली हॉल के अनुसार। तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, कभी खुशी तो कभी एकदम से सैड हो जाएगा बच्चा, तो कभी बहुत ज़्यादा किसी से अटैच फील करेगा, कभी डिटैच फील करेगा। बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, बिल्कुल सही बात है। और आत्मचेतना कम नहीं होती बल्कि सेल्फ कॉन्शियसनेस और बढ़ जाती है। हम कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या हम ग्रुप में फिट हो पाएंगे, इस तरीके से बहुत सारी चिंतन करने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की जो दर है वो सबसे धीमी हो जाती है। तो किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा, वैसे सबसे ज़्यादा देखी जाए तो भ्रूणावस्था में और जन्म के पश्चात शैशवावस्था में। तो भ्रूणावस्था और शैशवावस्था तो कैंसिल हो गए, और किशोर अवस्था में एकदम से फिर से हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और शारीरिक विकास में भी बहुत ज़्यादा, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना फीमेल में, मेल में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन बाल्यावस्था ऐसी होती है जो 2 से 6 वर्ष की पूर्व बाल्यावस्था और 7 से 11 की उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें चेंजेस बहुत, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज या ड्रामेटिक चेंज देखने को नहीं मिलता। शिक्षक देखते हैं कि एक लड़का एक लाइन में खड़े होने के लिए या चलने में वो कठिनाई का महसूस कर रहा है, उसको किसी प्रकार की विकृति है। तो भाई एज अ टीचर आप क्या करोगे जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी क्लास का जो बच्चा है उसको प्रॉब्लम हो रही है खड़े होने में, तो नज़रअंदाज कर दोगे क्या? ये तो देखो आज केवल खड़े होने की बात है। अगर खड़े होने के लिए नहीं, केवल अगर देखने के लिए आ जाए, पढ़ने के लिए आ जाए, सुनने के लिए आ जाए, इवन बोलने के लिए आ जाए, तो भी एज अ टीचर आपको उसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है भाई, अब इस मामले को दोस्तों के संज्ञान में लेना है नहीं, आप मतलब क्या कर लोगे आप। और बच्चे देखो, समकक्ष बच्चे जो होते हैं ना, अगर उनमें कोई बच्चा थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड होता है तो वो क्या करते हैं, वो भी बेचारे देखो छोटे ही होते हैं तो उनको पता नहीं होता, तो वो उस चीज़ का मजाक बनाने लगते हैं। और एक नेत्र रोग, भाई उसको चलने में प्रॉब्लम है तो आप नेत्र के डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। अगर हाँ उसको देखने में प्रॉब्लम होती तो आप नेत्र के डॉक्टर को दिखाते। एक ऑर्थोपेडिक द्वारा आप उसको दिखाएंगे, उस लड़की की जांच करवाएंगे। ऑर्थोपेडिक मतलब जो मसल से रिलेटेड होते हैं। किशोर अवस्था में संवेगों की जो तीव्रता है वो किस प्रकार प्रकट होती है। तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, भाई माता पिता तो बिल्कुल दुश्मन बन जाते हैं किशोर अवस्था में। व्यवसाय की समस्या हो जाती है, बच्चा सोचने लगता है जैसे क्या स्ट्रीम लेना है, आगे क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग्स होने लगती। नई परिस्थिति के साथ समायोजन बहुत अच्छा तो नहीं बैठा पाता, तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। तो उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो एक बात और मैं आपको यहाँ बताऊँ, जब भी आपको लग रहा है 2 ऑप्शन सही हो, थर्ड ऑप्शन कभी आपको लग रहा है 50-50 है, तो जब भी 2 ऑप्शन सही हो जाए तो बिल्कुल उपरोक्त सभी पर आराम से टिक कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है। तो बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल कथन सही नहीं है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं।
बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है, और प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते नहीं, बल्कि प्रौढ़ के जो संवेग हैं वो बालक बहुत जल्दी उन्हें अपने चेंजेस लेकर आएगा, लेकिन प्रौढ़ नहीं। प्रौढ़ मतलब एक एडल्ट व्यक्ति है, किशोर अवस्था के बाद वाली अवस्था है। तो यहाँ पर जो इंसान है वो मैच्योर हो चुका होता है, तो उसके संवेग इतनी जल्दी मूड स्विंग्स जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होते एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड या चिल्ड्रन। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर मौखिक क्षमताओं का अभाव होता है। इसके पीछे क्या है कि बहुत कम शब्दावली, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे में कोई चीज़ का अभाव है तो उसके पास शब्दावली कम है, या उन्हें ये हो सकता है कि भाई उन्हें स्वतंत्र रूप से उस स्कूल में अभिव्यक्ति प्रस्तुत ना करने दी जाए। तो बच्चा, अब जब तुम प्रस्तुति ही नहीं दोगे, बच्चे को बोलने ही नहीं दोगे, बच्चे के भाव ही नहीं समझोगे, तो फिर वो कैसे अपनी अभिव्यक्ति देगा। तो केवल एक स्टेटमेंट गलत है इसमें, ठीक है। फिर बात आती है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन की अलग से डायरी, पतली कॉपी, A4 शीट, पेज कुछ भी बना लो जहाँ पर आपको लगे कि आप उस चीज़ को अच्छे से बार बार रिवाइज कर सकते हो। हरलॉक का कथन है। मैकडूगल के द्वारा कितनी इंस्टिंक्ट दी गई थी ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। एक बार मैंने पूछा था तो इसका आंसर रिया द्वारा दिया गया था, और रिया के लिए एक बार सभी लोग वहीं जहाँ पर भी सेशन को देख रहे हैं एक बार तालियाँ बजाएं। तो वेल डन रिया, ऐसे ही आंसर देते रहो। और मैं सभी से ये कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इंटरेक्टिव पार्टिसिपेट करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और एक दूसरे की हेल्प करो। पिछली बार का जो बैच था ना, मतलब बैच इन सेंस जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ा था, अगर वाकई में आप में से कोई उनमें से है तो आपको पता होगा इतना सपोर्टिव नेचर था ना। इस बार वो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता था ना तो कहीं कोई PDF भेज रहा है, कहीं कोई बुक से फ़ोटो भेज रहा है, कहीं कोई लिख के भेज रहा है। मतलब इतने ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के थे लास्ट टाइम के। जब 2022 में मैंने वर्ग 3 का पढ़ाया था, वो मेरा फर्स्ट बैच था वर्ग 3 का, मतलब ऑनलाइन। इतना मतलब बहुत सही व्यूज़, केवल व्यूज़ वाली बात नहीं है कि हज़ार व्यू, मतलब विदिन 24 आवर्स में व्यूज़ हो जाना 1000, ठीक है भाई, वो तो किस्मत की बात है। लेकिन जो लोग जुड़े थे ना वो इतने जेन्युइन और इतने हेल्पफुल नेचर के थे, वो इस बार कहीं से कहीं तक नहीं है। मतलब मैंने तो वो देखा ही नहीं कि कोई भी फीडबैक इतने अच्छे से दे रहा है। अगर कोई पूछ रहा है कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से पढूं, तो लोग पता है पूरी PDF भेज देते थे। मुझे अच्छे से याद है किसी ने सीटेट का पेपर बोला था कि भाई कोई एक आध सीटेट का पेपर मुझे भेज दो सो दैट मुझे एक आइडिया लग जाए। तो मैं बस भेजने के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ी टाइम बाद मोबाइल देखा, इतने में मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने कम से कम 7-8 पेपर भेज दिए सीटेट के। तो आई जेन्युइनली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा अपना दिल खोल के हेल्प करना सीखो। ये मत सोचो कि भाई अगर मैं बता दूंगा तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं बता दूंगी तो ये ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप हेल्प करेंगे तो आपको देखना डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसमें से कितने, न जाने कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कितने थैंक यू बोले लोगों ने, इतने प्यारे कमेंट्स करे, और आप लोगों से एक जेन्युइन फीडबैक तक कमेंट में नहीं दिया जाता। एनीवेज, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो तेजना, स्मृति, डर और ध्यान। तो डर एक संवेग है। एक बार जब वांछित अनुक्रिया घटित होती है तो उसे प्रबलन दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? जब वांछित क्रिया घटित हो रही, जो हम चाहते हैं, वांछित मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार है, और उस पर रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। रीइंफोर्समेंट की बात किसने कही? अगर पता है तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताओ। तो ये सतत बलन है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस होता रहना चाहिए, ठीक है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था? बाल विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया था? तो समाज की जब भी बात आ जाए, संस्कृति की बात आ जाए तो आपके वाइगोत्स्की आएंगे, संज्ञानात्मक की बात आ जाए तो आपके पियाजे आएंगे, और नैतिक विकास की बात आए तो कोलबर्ग आएंगे। जब अनुबंधित तथा अननुबंधित उद्दीपक साथ साथ दिए जाते हैं तो ये सहकालिक, तो आपको भी पता है कि भाई दो अलग अलग चीज़ें एक साथ दी जा रही हैं तो वो सहकालिक अनुबंधन बन जाती है। बाल विकास का जो अध्ययन है वो क्या है? तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन है? तो सभी। बाल विकास कहाँ से कहाँ तक? तो भाई गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है,
अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं आ जाएंगी, वातावरण किस प्रकार प्रभाव डालेगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये सभी आ जाएंगे। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधीय अंगों की ओर विकास क्या दर्शाएगा, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट से फेलोकॉर्डल डेवलपमेंट अगर आपने पढ़ा है तो एक बार मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या होता है ये। और ये होता है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत, जहाँ पर केंद्र भाग से लेकर परिधीय भाग की तरफ जाया जाता है। संयोजनवाद सिद्धांत का मानना है कि नए व्यवहार निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप आएंगे, तो ये अनुभव के, जब आप अनुभव करते हो, एक्सपीरियंस करते हो नई नई चीज़ें, जैसे आज हमने कॉलैब वाला एक नया एक्सपेरिमेंट करा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और आई होप आप लोग को भी ठीक लगा हो। और संडे तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट आपका एक वर्ग 3 के लिए एक आपका इंटरव्यू ज़रूर आ जाए। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, बात बाकी अब उनके ऊपर है, वो अगर फ्री होंगी तो डेफिनेटली संडे तक तो आपका इंटरव्यू आ ही जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, तो ये क्या है, ये कथन आपका डार्विन का है, और लेमार्क ने यूज़ डिसयूज़ वाली बात कही थी, और मैकडूगल के द्वारा इंस्टिंक्ट दी गई थी। देखो, एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ, बाल विकास में अगर आप वर्ग 3 के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे साइंस से भी रिलेटेड 2 से 3, कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा मैं जितना साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का है, विद्यालय की गतिविधियों का है, विद्यालय के शिक्षकों का। तो भाई देखो, टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी, आज के समय पर चाइल्ड सेंटर्ड है, तो विद्यालय बच्चों का है। प्रमुख स्थान किसका है, विद्यालय बच्चों का है। बच्चों का समाजीकरण किस तरह से किया जाता है, तो उनसे क्या अपेक्षा की जाए, तो भाई उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद उन्हें जो भी पेश किया जाता है उसे स्वीकार करें, बिना सवाल के समाज के नियमन कानून को खुद तैयार कर दें। अच्छे ग्रेडिंग तो वैसे भी कभी अच्छी नहीं होती, बच्चों को सेग्रीगेट करना, लेबलिंग करना, अलग थलग करना, आइसोलेट करना, ग्रेडिंग देना, स्कोर के बेस पर जज करना, ये आपके सारे नेगेटिव कथन माने जाते हैं। समूह कार्य में आप उनको सक्रिय भागीदार बनाएं, कोऑपरेटिव लर्निंग जिसकी वाइगोत्स्की ने बात करी, और सामाजिक कौशल वो आराम से सीख जाएंगे। शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहते हैं, तो अभिवृद्धि कहते हैं। किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि से है, तो भाई ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। आधुनिक अधिगम के जनक कौन हैं, तो आधुनिक अधिगम के जनक वॉटसन है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बुद्धि का विकास जो है वो किशोर अवस्था में होगा। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता का, विभिन्नता का, अर्जित गुणों का, परिणाम का नियम नहीं है। व्यवहारवादी, ऐसे कौन से व्यवहारवादी हैं, तो ये आपके वॉटसन हैं, जिन्होंने कहा था, इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा भाई मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें चोर, डाकू, चोर, सिपाही कुछ भी बना सकता हूँ। योंग का ये मानना है कि भाई संज्ञान और भाव जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जबकि नॉर्मल हम देखते हैं तो वो अंतर संबंधित होते हैं, लेकिन योंग ऐसा मानना था कि ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कब जो चीज़ें अलग होंगी वही तो एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि ये तो सबको पता है, और जो चीज़ नहीं पता है वही एग्जामिनर पूछता है। वंशानुक्रम का जो हस्तांतरण है वो कहाँ, तो जीन्स के द्वारा होता है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो अग्र सक्रिय होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से संवेदात्मक भी होगा तो बहुत अच्छा माना जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू हम MPES भी देखें तो भाई इन्होंने अग्र सक्रिय माना है। मेरे हिसाब से संवेदात्मक होता तो भी बहुत अच्छा माना जा सकता था। और लास्ट है मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है, तो भाई दोनों से ही। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। अराउंड 15-16 मिनट्स में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।